Yes, sir. Anything you want to ask, or can we start? Hmm? कुछ पूछना है? चलें स्टार्ट करें? Yes, sir. Yes, sir. Start करते हैं. Yes, sir. ओके, आइए. Okay. So, in last class we discussed these volumes and capacities. There is any problem in it? कोई problem है आपको इसमें? No, sir. वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के अंदर कोई प्रॉब्लम है आपको? नो? No, sir. Clear है. No, sir. ओके. आइए कुछ और भी कैपेसिटीज में कुछ और भी है, देखें जरा. मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूं, आप देखिए. देखिए RMB. Okay, what is this? This is respiratory reserve, sorry, respiratory minute volume. Respiratory minute volume. What does it mean? What is respiratory reserve volume? Sorry, minute volume. देखें. Okay, so it is simply, it is like the air which we inspire or expire in the normal respiration per minute. यानी 1 मिनट के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग हम लोग कर रहे हैं, कितनी एयर हम इनहेल करते हैं और कितनी एयर हम एक्सहेल करते हैं. नहीं समझे आप? हेलो बच्चों. Yes, sir. हेलो बेटा. Yes, sir. यानी ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग, हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम? नॉर्मल ब्रीदिंग. तो एक नॉर्मल ब्रीदिंग करते समय 1 मिनट के अंदर हम कितनी एयर अंदर लेंगे, यानी कितनी एयर हम बाहर निकालेंगे. तो नॉर्मल ब्रीदिंग में हम क्या अंदर बाहर लेते हैं बताएं? ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग व्हाट वी इंस्पायर और Tidal एक्सपायर? volume. टाइडा वॉल्यूम. सिंपल, इट इज टाइडा वॉल्यूम पर मिनट. यानी 1 मिनट में कितना टीबी होगा, है ना? कितना टीबी होगा 1 मिनट के अंदर? कितना टीबी होगा? 500 ml into breathing rate 12 to यस, आप 16. ब्रीदिंग रेट को आप क्या देखिए, ब्रीदिंग रेट कितनी होती है नॉर्मल? 12 to 16 times. 12 to 16. तो आप मिड का ले सकते हैं, आप 14 ले सकते हैं उसको, है ना? आप इस तरीके से, तो आप 500 प्लस 14 होगा तो कितना होगा ये? 7,000. 7,000. है ना? सो ml. और अगर हम 12 लेते हैं तो कितना होगा? 6 ना? 6,000 ml और 6 तो ये लीटर. लगभग 6000 से लेके 8000 के आसपास रहेगा. क्लियर? सो दिस इज टीबी पर मिनट. क्लियर? क्लियर? Yes, sir. ओके. सो टीबी पर मिनट कितना होगा? सो पर मिनट, है ना? तो उसको हम ब्रीदिंग रेट से उसको क्या कर देंगे? डिवाइड, मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, क्लियर हुआ? Yes, sir. नाउ एक चीज और देखें. डेड स्पेस एयर, डेड स्पेस एयर, and this is also called anatomical dead space here. ओके, तो डेड स्पेस एयर, एनाटॉमिकल डेड स्पेस एयर भी हम इसे कहते हैं. तो व्हाट इज दिस एयर? क्या है ये? सर So मेरे we ख्याल can- से
कैडेवर से रिलेटेड होगी है। अच्छा, कैडेवर से रिलेटेड होगी। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसे क्यों लगता है आपको? ऐसा ख्याल आपको क्यों आया? क्योंकि सर इसमें डैड और एनाटॉमिकल डैड स्पेस ऐसे करके तो ओके, अच्छा ऐसा है। ओके ओके, अच्छा बायोलॉजी में कभी भी बर्ड्स पे कई बार नहीं जाना चाहिए, कई बार जाना भी चाहिए। तो यहाँ ऐसा तो नहीं है, डेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आइए देखें, देखिए। सो हम द एयर, अमाउंट ऑफ एयर is present in upper respiratory tract, sorry, just a minute. Amount of air which present in upper respiratory tract. ओके, क्लियर। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। आपका सर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है? जैसे ट्रेकिया एंड ब्रोंकस। ओके, ट्रेकिया एंड ब्रोंकस यहां पर जो मिलेगा, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो आपको एयर मिलेगी, दैट एयर इज कॉल्ड डेड स्पेस एयर। और इसका अमाउंट कितना होता है? दिस इज 150 ml। दिस इज 150 ml होगी ये। समझे क्या आप? हेलो। यस सर। Yes, sir. तो अब आप ये एयर जो है, अब आप देखें जरा, इसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा। तो ये जो एयर है, ये आपको कहाँ मिलेगी? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अब देखिए, जब बच्चा फर्स्ट टाइम ब्रीथ करता है तो नोज से पहली बार एयर अंदर जाएगी, तो कुछ एयर ट्रिकिया ब्रोंकस जो है, अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें भी तो जगह, उसको भरने में जगह लेगी ना। यानी आपको क्या लगता है, कि जब हम एयर जो है, जस्ट मिनट, आपको वीडियो दिखा रहा हूं मैं। लिसन हियर। हेलो, सुन, देख रहे हैं आप बच्चों? यस सर। Yes, तो sir. जब, है ना, तो जब हम एयर जो है अंदर ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब अंदर ली, तो एयर इन नॉस्ट्रिल्स को पूरा, ट्रेकिया को भरेगी नहीं भरेगी? और बची हुई एयर अंदर जाएगी, इसको भरती हुई अंदर जाएगी ना। समझ गया? यस सर। तो जब हम दोबारा जब ब्रीथ करेंगे, ऐसे दोबारा हमने 500 लिया, तो 500 में, तो जो 500 में 150 जो है वो तो यहां रह जाएगी, और 350 और पहले वाली 150 अंदर जाएगी। जब हम वापस बाहर निकालेंगे, तो ये इसमें जो पड़ी है 150 वो, और निकलने वाली में से 350 बाहर निकलेगी, और जो आने वाली की 150 इसको कवर कर लेगी। नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझे? नहीं समझे? सर सर एक बार और बता दीजिए। देखिए, ऐसे समझो, हमने पहली बार ब्रीथ किया है ना, फर्स्ट टाइम ब्रीथ किया हमने। ओके, जो भी अमाउंट Yes, हमने sir. ब्रीथ किया फर्स्ट टाइम, तो बच्चे, जो भी बच्चे ब्रीथ करते हैं, दे आर फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं ना। कैसी ब्रीदिंग करते हैं वो? फोर्सफुल। तो फर्स्ट टाइम हमने जो भी ब्रीथ किया, उसमें से 150 एयर यहां रह जाएगी। समझ गए? जो भी ब्रीथ किया Yes, हमने, sir. जितनी भी एयर ब्रीथ की हो, 150 इसमें से इस जगह को भरने में खर्च होगी। ठीक है? ओके, समझे? यस Yes, सर। sir. Sir. अब हमने दोबारा जब नॉर्मल ब्रीथ किया, तो हमने कितनी ली? 500 ml, 500 ml। हाउ मच एयर वी इनटेक? 500। 500 ml। तो वो 500 है, और इधर 350 भी तो पड़ी है। तो जब ये 500 अंदर जाएगी, तो 350 को धक्का देगी कि नहीं देगी? पुश करेगी। यस सर। तो वो, ये वाली 150 जो पड़ी हुई है वो अंदर की तरफ धक्का जाएगी, और जो 500 हमने ली है, उसमें से 350 अंदर जाएगी, उसकी 150 जगह को भरेगी। नहीं समझे? समझ गए सर। समझे नहीं समझे? और अब
तो है ना 350 अंदर गई, ये 150 रह गई। जब हम निकालेंगे तो ये जो 350 भरी है वो बाहर, ये जो 150 भरी है वो पहले बाहर जाएगी, फिर जो 500 निकल रही है उसमें से 350 बाहर जाएगी, और 150 जो 500 में है, जो निकलने वाली 500 जो है उसमें से 150 जगह को भरेगी। नहीं समझे? अरे बोलो मतलब सर जो हवा सर निकलती है उसमें से मतलब पहले जैसे कि लंग से जो हवा ऊपर की ओर जाएगी तो उसमें से पहले 150 पहले वो थोड़ा भर लेगी और बाकी की निकल जाएगी, और फिर जब वो सेकंड टाइम जब हम एक्सेल करेंगे फिर वो 150 वाली जाएगी। हाँ आ, हाँ कुछ ऐसा ही कुछ। देखो दोबारा आप समझो, आराम से समझो। आपने पहली बार ब्रीथ किया, उसमें से वन आपने सोचो, एक रूम के अंदर आपने, एक रूम पहले वैक्यूम था, उसमें कोई एयर नहीं थी। आपने उस रूम के अंदर जब एयर पास कराई तो रूम से एयर निकल गई, लेकिन रूम के अंदर 150 रह गई। समझे मेरी बात? यस सर। रूम के अंदर 150 एयर अंदर रह गई रूम के अंदर। अब हमने क्या किया, अब हमने अब हमने एयर को आ, अब हमने दोबारा उस रूम के अंदर 500 एयर क्रॉस कराई, तो वो 500 जो एयर है, तो वो 350, और रूम के अंदर जो 150 है उतनी एयर बाहर निकल जाएगी, और जो फ्रेश एयर 150 वो जगह को घेरेगी, क्योंकि वो धक्का देगा ना 500 एयर, तो जो पुरानी 150 है वो निकलेगी, और नई में से 350 उसके साथ जाएगी, और 150 जगह को भरेगी। यस सर। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? कंफ्यूजन हो रहा है? नो सर, नो सर। भाई हमने दोबारा एक बार, वैसे तो मुझे लगता है इसमें कंफ्यूजन की कोई बात है, एक बार दोबारा मैं बोला हूँ लास्ट टाइम। हमने फर्स्ट टाइम ब्रीथ किया तो 150 जो एयर है वो हमारे पूरा जो ट्रैक्ट है इसको भरने के काम में आई। ओके, क्लियर? क्लियर? यस सर। देन अगेन वी विल, फिर हम दोबारा से जब सेकेंड टाइम ब्रीथ करेंगे, नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, जाहिर सी बात है, तो उसमें से, है ना, तो 500 एयर हम अंदर लें या बाहर लें, जो भी है हम अंदर लेंगे, तो अंदर 150 तो पहले से पड़ी हुई है ना, और लंग्स के यस अंदर तो 500 जाएगी। लंग्स के अंदर 500 जाएगी, और 500 ही हम ले रहे हैं, तो 150 तो ऑलरेडी यहाँ पड़ी हुई है। तो जब 500 को हम अंदर लेंगे, तो 500 जब अंदर जाएगी तो जो पहले की एयर है उसको धक्का देगी कि नहीं देगी? यस सर। तो जो यस पुरानी सर। एयर है 150 वो अंदर चली जाएगी, और नई एयर में से 350 अंदर चली जाएगी। 150 जो नई एयर है, फ्रेश एयर है, वो इस जगह को भरेगी। यस सर। यस सर। ऐसे ही जब हम, सर ये रेसिडुअल वॉल्यूम जैसे ही है क्या? रेसिडुअल वॉल्यूम लंग्स के अंदर है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है। यस समझे? सर, मतलब उसी की तरह कैसे काम इसी की करेगा ना? तरह, यस उसी की तरह है, लेकिन ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है और वो लंग्स के अंदर। समझे? मतलब ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो होगी, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेओलाई वाली, उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम में यस लेंगे यस, और दैट इज द इसको रेसिडुअल हम डेड वॉल्यूम, स्पेस एग्जैक्टली। एयर में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना, जो ओके ब्रोंकस में सर। मिलेगी, जो आपको ट्रिकिया में मिलेगी, है ना, उसको हम कहेंगे डेड स्पेस एयर। क्लियर? यस सर। एनी प्रॉब्लम इन इट? नो सर। ओके, आइए देखें। तो ये इतना, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? हम्म, बच्चों? नो, नो सर। नो सर। ओके, आइए चलते हैं आगे, हम बात करेंगे अब आपसे, ठीक है? जस्ट मिनट। आइए, अब हम आपसे बात करेंगे किसकी? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। आइए देखें। हेडिंग डालिए, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस।
ठीक है, देखिए, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज हम लोग पढ़ रहे हैं, हेडिंग डालें आप। और हम मैं एक पिक्चर इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, जस्ट मिनट। ओके, तो देखिए, हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। सुना जरा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने कभी सुना होगा। आप सुना क्या होगा, आप ये तो जानती हैं कि जब हम एयर लेते हैं, हम एयर ही लेते हैं, हम एयर ही छोड़ते हैं। क्या हमने जब छोटी क्लासेस में आप रहे होगे तो आपने सुना होगा कि इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 इज कॉल्ड रेस्पिरेशन ऑफ ब्रीदिंग, क्या है ना। लेकिन एक्चुअली ये गलत बात है, हम लेते भी एयर ही है और छोड़ते भी एयर ही है। हम ऐसा नहीं है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, है बात समझ में। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब हम एयर लेते हैं तो उस एयर में ऑक्सीजन ही अंदर क्यों जाती है, CO2 अंदर क्यों नहीं जाती। और जब हम छोड़ते हैं तो CO2 उसमें ज्यादा बाहर जाती है। मेरी बात समझ रहे हो आप या नहीं समझ रहे हो। यस Yes, सर। sir. तो एयर का जो sir, एक्सचेंज होता है, एयर का जो एक्सचेंज होता है लंग से ब्लड में और ब्लड से टिश्यूज में। और एयर कैसे जाती है, एयर लंग से कहाँ जाती है, ब्लड में, और ब्लड से कहाँ जाती है, टिश्यूज में। तो ये जो एक्सचेंज होता है, ये एक्सचेंज होता क्यों है, ये एक्सचेंज होता क्यों है, मेरी बात समझे। तो ये होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। गैसेस के जो पार्शियल प्रेशर है उनमें डिफरेंस के कारण ऐसा होता है, समझे। हेलो, यस Yes, sir. तो पार्शियल प्रेशर में आप देखें, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैसेस की, रेस्पिरेटरी गैसेस की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, 159 mm of Hg, 159 mm of Hg, है ना। CO2 का वहां पर कितना है, 0.3, 0.3 है ना, 0.3 mm ऑफ Hg में है। ये सारा कुछ किस में है, mm ऑफ Hg में, क्लियर। और अब देखें एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, ध्यान दीजिए, 104, है ना। और CO2 का कितना है, 40. 40 mm ऑफ Hg, ठीक है, एल्वेलाई के अंदर। डीऑक्सी, अब ब्लड में आइए, है ना, ब्लड के अंदर, कौन से ब्लड के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40. 40, ठीक है, एंड CO2 का 45। तो आप देखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज्यादा है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में, है बात समझ में, यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर। ओके, अब आप देखें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 95 mm ऑफ Hg प्रेशर है, जबकि CO2 कितना है, 40, समझे, क्लियर हुआ। यस सर, टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन को देखें कितना है, 40, और CO2 को देखें कितना है, 45। एक और चीज लिख लें, एक और लिख लें, एक एक टेबल और एक्सटेंड कर लें, है ना, एक टेबल और एक्सटेंड करें आप, देखें। यहां पर लिखें एक्सपायर्ड एयर, जो हम बाहर निकालते हैं ना, ठीक है। इसमें
एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन कितना है? 116 mm ऑफ Hg। 116 ये आपने किया ना, लिख लिया है ना आपने, लिख रहे हैं ना आप लोग? Yes, सर sir. स्क्रीन Yes, sir. आप लिखेंगे तो बेहतर होगा। यस सर स्क्रीनशॉट। लिख लेते हैं। हाँ, और ये यहाँ पे 32 है, ठीक है। तो ये एक और टेबल आप एक्सटेंड कीजिएगा। एक्सपायर्ड एयर ऑक्सीजन है ना, एक्सपायर्ड एयर जो एयर आप बाहर निकाल रहे हैं उसमें ऑक्सीजन कितना है? 116 और CO2 क्या है? 32। हुआ? यस सर। ओके। चलें? सर जो हम एयर एक्सपायर करेंगे उसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो कार्बन डाइऑक्साइड से? देखिए, आप देखिए कितना कितना यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है। यानी निकालने वाली एयर में ही भी ऑक्सीजन ही ज्यादा होती है। लेकिन एक बात और याद रखना, लेकिन सिर्फ CO2 को CO2 की तुलना करेंगे तो बहुत बड़ा अंतर है। ली जाने वाली एयर में CO2 बहुत कम है और छोड़ी जाने वाली एयर में CO2 बहुत ज्यादा है। आप ऑक्सीजन का CO2 से कभी तुलना नहीं कर सकते, बिकॉज ऑक्सीजन तो CO2 से तुलना में हमेशा ज्यादा ही होगी। समझे? एयर की, अगर हम एयर की बात करें, ब्लड की और उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, टिश्यूज की, एयर की अगर हम बात करेंगे तो एयर में तो ऑक्सीजन हमेशा ही ज्यादा हो। जिस दिन CO2 ज्यादा होने लगेगी ऑक्सीजन से, मतलब ये धरती रहने लायक नहीं रही। समझे? समझे नहीं समझे? यस सर। हाँ, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन ये नोटिस करने वाली बात है, जब हम एयर लेते हैं तो उसमें से 0.3 mm Hg है इसका प्रेशर, जबकि हम छोड़ रहे हैं उसमें सोचिए कि 32 है, बहुत ज्यादा है। और ऑक्सीजन में आपको उतना बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन में उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, समझे मेरे, कि डबल ट्रिपल, और ये तो कई गुना बढ़ गई, ये तो कई टाइम्स बढ़ गया है CO2, जबकि वो कई टाइम्स में इंक्रीज नहीं हुआ है। और उसमें जो ऑक्सीजन में जो डिफरेंस है वो टाइम्स में नहीं है। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर। सर Clear? ऐसा किस वजह से है? हाँ, सर ऐसा क्यों है, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है CO2 में? हाँ, तो इसीलिए तो आ रहा है क्योंकि CO2 बहुत, जो फ्रेश एयर है उसमें CO2 बहुत कम होती है। लेकिन जब जब एक्सपायर हम कर रहे हैं तो उसमें हम CO2 बहुत सारा बॉडी से निकाल के छोड़ रहा है, तो छोड़ी गई एयर में CO2 ली गई एयर की कंपेरिजन में ज्यादा है। और ऑक्सीजन तो हम वैसे ही ज्यादा रहती है, एयर में हमेशा ही ऑक्सीजन ज्यादा होगी। यस सर, ये तो मेरी बात समझे नहीं समझे? हेलो? यस सर समझ गए। ओके। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसमें, अगर पूछे कि एल्वेलाई में ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है, परसेंटेज पूछे, तो आप परसेंटेज को कैसे निकालोगे? क्या आप निकाल सकते हैं परसेंटेज को? अगर आप निकालेंगे तो निकाल सकते सर हैं। यस सर, कैसे 104 डिवाइड बाय 144 मल्टीप्लाई 104 डिवाइड बाय 144 मल्टीप्लाई 100। क्यों भी ऐसा क्यों? सर इसमें ऊपर तो ऑक्सीजन आ जाएगा। 65%। नहीं, 144 से डिवाइड क्यों करोगे आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर 159 से करेंगे ना। टोटल एयर तो 144 मतलब टोटल पार्शल, टोटल प्रेशर तो 144 है ना। कहाँ का 144 है? टोटल प्रेशर 154 किसने बताया तुम्हें? हेलो? सर ऐसी बस मेरे दिमाग में आ गया। सर 159 आएगा ना 159 क्यों आएगा? सर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में टोटल अमाउंट ऑफ एयर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 159 था, उसमें से 104 एलवीएलओ में है। हाँ, मतलब ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर बता रहा है, पूरी एयर का प्रेशर नहीं बता रहा है। ये यस सर, सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर बता रहा है। नहीं समझे मेरी बात? ये सिर्फ ऑक्सीजन का पार्ट बता रहा है कि ऑक्सीजन इतना प्रेशर है, सर हाँ सर। ये टोटल Yes, एयर का sir. नहीं बता रहा।
सो तो हम अपॉन में क्या लेंगे, टोटल एयर लेंगे या फिर सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेंगे? हम अपॉन में टोटल एयर का प्रेशर लेंगे ना, सभी एयर का मिक्सचर का लेंगे। तो अब ओके किससे सर, किससे डिवाइड करेंगे? 760, ओके सर, हाँ। दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं समझे? 760 mm Yes, ऑफ, sir. समझे? तो किस कहीं पर भी आपको अगर परसेंटेज निकालना है तो आप यही कीजिए कि वहां पर जितना दिया है एयर का प्रेशर, जो भी गैसेस का प्रेशर, ये तो गैसेस का हो गया है ना, ये एयर का प्रेशर थोड़ा ना, ये तो है ना, ये तो गैसेस, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में इतना है, तो ये तो सिर्फ ऑक्सीजन का परसेंटेज बता रहा है, मतलब ऑक्सीजन का पार्ट बता रहा है, तो ऑक्सीजन पार्ट इतना प्रेशर डाल रहा है। समझे मेरी बात? नहीं समझे? Yes, sir, समझ गए सर। तो अगर ऑक्सीजन का हमें ही। किसी भी एयर का फ्रैक्शन निकालना है, किसी भी एयर का फ्रैक्शन निकालना है, तो हमें जो दिया है उस एयर का, अगर हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर निकालना है तो 40 इंटू 100 अपॉन आपको करना पड़ेगा 760, तो निकल आएगा। समझ गया? नहीं समझे? Yes, sir. कोई दिक्कत है आपको इसमें? No, sir. चलिए आइए फिर देखें। अब आइए, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की हम बात कर रहे हैं, तो हमने पहले तो प्रेशर की बात की, अब हम आपसे किसकी बात करेंगे? तो जो एयर का जो डिफ्यूजन होगा वो कैसे होगा? डिफ्यूजन ऑफ एयर कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू प्रेशर Pressure प्रेशर gradient. ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा। समझे मेरी बात? और आपको मालूम है एयर कैसे मूव करती है? फ्रॉम द हाई टू लो प्रेशर, कहां से कहां जाती है? हाई से लो प्रेशर की तरफ। कोई भी गैसेज का जो मूवमेंट होता है ना, डिफ्यूजन ऑफ एयर मत लिखिए, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज लिखिए, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, है ना। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज जो है वो कैसे होता है? अलोंग विद द प्रेशर ग्रेडियंट। समझे क्या? Yes, समझे sir. आप? ठीक है, तो एयर कहां से कहां मूव करेगी? फ्रॉम द हाई प्रेशर टू ग्रेडियंट का High मतलब क्या है? pressure to low pressure. हाई प्रेशर लो प्रेशर। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है कि जो प्रेशर डिफरेंस, नहीं समझे? गैसेस का जो मूवमेंट होगा दैट इज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस मींस फ्रॉम एयर इज ऑलवेज, है ना, मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। भाई बैलून से एयर कहाँ जाना चाहती है? जब हम बैलून में एयर डालते हैं तो बैलून के एयर जब हम अंदर डालते हैं तो आपको एयर फोर्सफुली डालनी पड़ती है। आपको बैलून के अंदर एयर आप फोर्सफुली डालते हैं, नहीं डालते? क्यों फोर्सफुली डालते हैं? आप लोग जवाब दिया कीजिए बेटा। मतलब वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट के अपोजिट में काम करता हाँ, है। आपको एयर के अंदर आप एटमॉस्फेरिक एयर से ज्यादा एयर डाल रहे हैं तो आपको फिर उसको फोर्स करके दबा के डालना पड़ेगा। लेकिन नेचुरली एयर कहां से कहां जाना चाहती है? हाई टू लो। हाई हायर टू High लो pressure. भाई कंसंट्रेशन। बैलून, आपको आपने सोचा होगा बैलून क्यों फूलता है? बैलून फूलता क्यों है? जब हम एयर डालते हैं तो बैलून क्यों फूलता है? एयर के प्रेशर की वजह से। क्योंकि एयर बाहर जाना चाहती है। एयर है ना, लो प्रेशर की तरफ जाना चाहती है। जब वो बाहर जाना चाहेगी तो उसकी वॉल पे प्रेशर डालेगी और निकल नहीं पाएगी तो उसकी वॉल पे प्रेशर डालेगी तो वो इन्फ्लेट करेगा, फूलेगा। समझे? यस सर, थैंक यू सर। ओके, चलें आगे, आगे चलें। यस सर। यस सर। अब आप देखेंगे कि जो CO2 है ना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, है ना, CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है, आई बात समझ में? किसके अंदर की बात कर रहे हैं? सॉल्युबिलिटी में तो ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। समझ गए? सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 times greater than ऑक्सीजन। CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, आई बात समझ में, ब्लड के अंदर, है ना, प्लाज्मा के अंदर, किसके कंपेरिजन में? ऑक्सीजन के कंपेरिजन में।
कितनी? तो डिफ्यूजन कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी, CO2 की और ऑक्सीजन की? CO2। बिल्कुल, सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है CO2 तो की। डिफ्यूजन की कैपेसिटी भी किसकी ज्यादा होगी? CO2 की। CO2. यस, डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ CO2 is higher than ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? नो सर। ओके। अब बात है कि हम डिफ्यूजन डिफ्यूजन तो कब से चिल्ला रहे हैं, लेकिन अभी हमें ये पता नहीं है कि डिफ्यूजन होगा किसके अक्रॉस, किसके अक्रॉस डिफ्यूजन होगा। यानी डिफ्यूजन के लिए कोई ना कोई मेम्ब्रेन तो होना चाहिए ना, जिसके जिसके जो है अक्रॉस कोई गैसेज जो है मूव करे। समझे मेरी बात? तो यहाँ पे कोई डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी होगी, होगी कि नहीं होगी? यस सर, होगी। होगी, होगी बिल्कुल सर। होगी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। आइए तो हम देखेंगे, अब हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। देखें, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। हम बात कर रहे हैं आपसे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, और मैं आपको एक पिक्चर शेयर कर रहा हूं, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखा? यस सर। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किस किस से मिलकर बनी है? किस किस से मिलकर बनी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन? सर कैपिलरी की वॉल और एल्वेलाई की वॉल। ओके, कैपिलरी की वॉल और बेसमेंट एल्वेओलाई की वॉल, मेम्ब्रेन। उनके बीच में क्या मिलेगा आपको? उनके बीच में क्या बेसमेंट मिलेगा? सब्सटेंस। बेसमेंट बेसमेंट सिस्टम्स। बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या मिलेगा उनके बीच में आपको? बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? तो आइए जरा देखें, सबसे पहले डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में सबसे पहले क्या चीज आएगी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के अंदर? देखें, तो सबसे पहले है, देखिए जब एयर लंग से कहा जाएगी, लंग से ब्लड में, जब लंग से यहां से ब्लड में जाएगी तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले क्या मिलेगा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई। समझे? उसके बाद क्या मिलेगा सेकेंड? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। देन क्या मिलेगा आपको? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी। क्लियर? और आपको मालूम है कि एंडोथेलियम भी क्या है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। एंडोथेलियम भी क्या है? हेलो, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। ठीक है ना? लिखें, जल्दी से लिखें। लिख लिया सर। सर लिख लिया हूँ। लिखा? ओके, ये बात क्लियर हुई आपको? ये बात क्लियर हुई? यस सर। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो अच्छा, अगर आपसे कोई ऐसे पूछे कि ब्लड ब्लड से लंग्स में जा रहा है तो आपको लेयर का सीक्वेंस बताना है, तो आप क्या कहोगे? सर पहले थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। है ना, जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना? यस सर। ओके, आइए। एक बार दोबारा बताइएगा, मतलब मैंने सुना नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब है
कि अगर कोई बोले कि ब्लड से लंग्स में एयर जा रही है तो लेयर का सीक्वेंस बताओ क्या होगा। अच्छा ठीक है, 3 2 1 समझ आ गया समझ में आया? जी। ओके, चलें आगे। चलिए, यस सर। यस सर। तो जो थिकनेस है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी है मालूम है आपको? एग्जैक्टली है 0.2 mm, एग्जैक्टली है 0.2 mm, बट इन एनसीईआरटी it is written less than 1 mm। नहीं समझे? सर ऐसा क्यों? समझ गया सर। हाँ भाई ठीक है सर। एनसीईआरटी में उतना एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है ना, तो एनसीईआरटी ने लेस देन 1 mm, 0.2 भी लेस देन 1 mm ही है ना। यस सर। नहीं समझे आप? यस सर, समझ गया सर। क्लियर? सो थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है दैट इज एग्जैक्टली 0.2 mm, बट एज पर एनसीईआरटी ये क्या है? 1 mm, लेस देन 1 mm। यस, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि किसी भी गैस की डिफ्यूजन जो है, कि डिफ्यूजन कैपेसिटी किस किस पे डिपेंड करती है। डिफ्यूजन जो है कितना होगा कितना नहीं होगा किस पे डिपेंड करता है? जो डिफ्यूजन कैपेसिटी इज है ना, डिपेंड्स ऑन, देखें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप यहाँ पे, डिफ्यूजन कैपेसिटी लिखें। डिफ्यूजन कैपेसिटी, अभी मैं वो डायग्राम भी समझा रहा हूँ आपको, आप थोड़ा लिखें। डिफ्यूजन कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। गैसेस, है ना। दूसरा क्या है? और क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, और क्या किस पे डिपेंड करेगा? थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। यस, थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, तो अगर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो ज्यादा होगी तो क्या होगा? गैसेस सर, डिफ्यूजन गैसेस से डिफिकल्ट डिफ्यूज होगा। नहीं होगा। है ना। तो अगर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कम पतली होगी तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन थिक होगी तो डिफ्यूजन कम होगा, सिंपल सी बात है। और थर्ड क्या होगा? डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। समझे मेरी बात? अगर पार्शियल प्रेशर, देखिए पार्शियल प्रेशर के में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा यह उतनी ही तेजी से मूव करेगी। आप सिंपल सी बात समझ लो, आप बैलून को जितना ज्यादा भरोगे उतना ही ज्यादा बैलून बाहर निकलने की कोशिश करेगा। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप? तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा एयर उसके अपोजिट तरफ जाने के, है ना। अगर आप एक तरफ प्रेशर बहुत ज्यादा कर दोगे, एक तरफ बहुत कम कर दोगे, उतनी ही तेजी से एयर क्या करेगी? उस तरफ मूव करेगी, कम प्रेशर की तरफ। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। समझ गया। यस सर। समझ गए? अब जरा इस डायग्राम को और अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत आने वाला है एग्जाम में। हर एग्जाम में आपके ऊपर आपको इससे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आपको इसके ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, इसमें ए बी करके कि क्या है, ए क्या है, बी क्या है, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं अच्छे से, इसको हाईलाइट करके आप देखें जरा। हाँ, तो देखिए, है ना, ये यहाँ पर ए जो है दिस इज द एल्वुलर कैविटी। ये क्या है? एल्वुलर कैविटी, है ना। एल्वुलर सैक भी कहें आप, एल्वुलर सैक है ये। ठीक है, ए इसकी ए, ठीक है, इसकी क्या है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। फिर ये बीच में बेसमेंट सब्सटेंस आ गया, मेम्ब्रेन, देन ये क्या आ गई? ब्लड कैपिलरी। तो एयर को आना का, गैसेस जो है उनको जाना कहाँ है? उन्हें ब्लड में नहीं, आरबीसी में जाना है। कहाँ? इस आरबीसी में, और आरबीसी से ही यहाँ आना है। मतलब प्लाज्मा में भी है, लेकिन मोस्टली गैस का ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो कहाँ कहाँ होगा? आरबीसी के अंदर। भाई आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है ना, तो ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा ना। हेलो, यस सर। जो है ना, तो एक्सचेंज जो होगा वो यहाँ एल्वुलाई और इधर आरबीसी के बीच में होगा। ये आरबीसीज है, ये आरबीसी है।
क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर है, तो और हीमोग्लोबिन से ही बाइंड करेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वो तो आरबीसी के अंदर जाएगा, और जब बाहर निकलेगा तो भी आरबीसी के से ही बाहर निकलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे हैं? यस सर। कोई परेशानी है आपको इसमें? नो सर। नो सर। आइए जरा देखें, तो हम बताते हैं आपको डिफ्यूजन का एक डायग्राम, आपको मैं खुद ही मैं एक मिनट में देखता हूँ, अगर है डिफ्यूजन के आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखें, ये इतना हो गया, इसमें कोई परेशानी है तो बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। No, sir. ओके, आइए देखें। सर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बाकी गैसेस भी फ्लो करती है ना? कर सकती हैं, ऐसे नाइट्रोजन जनरली फ्लो नहीं करती, कुछ कुछ कंडीशन में नाइट्रोजन जा सकती है। देखिए प्रेशर डिफरेंस के कारण, अगर प्रेशर डिफरेंस अलाउ करेगा तो जाएंगी, तो जनरली प्रेशर डिफरेंस जो है वो बाहर एयर क्या होती है, कम होती है, अंदर ज्यादा है तो नहीं जाती है वो एयर। समझे मेरी बात? नहीं सर समझे? अंदर नाइट्रोजन ज्यादा कैसे होगी? नहीं वो नहीं तो नहीं, मेरी बात एटमॉस्फेयर में नहीं बहुत समझे आप, है। मेरी बात नहीं समझे आप। मेरा कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो अगर कोई ऐसी कंडीशंस होती हैं जो सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देंगी तो नाइट्रोजन डिफ्यूज करती है। आपने देखा होगा जो लोग डाइवर्स होते हैं अंदर जब जाते हैं, तो आपको मालूम है नाइट्रोजन डिजोल्व हो जाती है बॉडी के। नहीं समझे? हेलो, हेलो यस बच्चों, सर। सर एक बार और डाइवर्स बता जानते हो? दो। डाइवर्स जानते हो? डाइवर्स, डाइवर्स। हेलो, यस यस सर। मैं यहाँ सर। यस नाइट्रोजन की सर। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी गैसेस की भी बात कर रहा हूँ कि दूसरी गैसेस जनरली उनका पार्शियल प्रेशर जो है वो उनको अलाउ नहीं करता है बॉडी के अंदर। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम है ना, ब्लड के अंदर। तो नाइट्रोजन तभी अंदर जाती है जब उसकी सॉल्युबिलिटी किसी कंडीशन में बढ़ती है। जैसे हम लोग सबकी बात करेंगे आपसे, जैसे डाइवर्स जानते हो, डाइव जो करते हैं पानी के अंदर समुद्र में, यस यस सर। सर। तो डाइवर्स, तो जो जो नाइट्रोजन है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो हाई प्रेशर पे बढ़ती है। तो डाइवर्स जब नीचे जाता है, बहुत बहुत नीचे, पानी में बहुत नीचे जाता है, तो नीचे प्रेशर बढ़ेगा, तो उस समय नाइट्रोजन जो है वो टिश्यूज में और ब्लड में चली जाती है। समझे मेरी बात? नहीं समझे? यस सर। है ना? तो बाकी सब गैसेस जो है वो अलग अलग कंडीशंस पे जाती हैं और उनका डिफ्यूजन भी बहुत कम होता है, लेकिन मेनली जो डिफ्यूजन होता है वो ऑक्सीजन एंड CO2 का होगा। ठीक है, ओके सर। ओके, आइए जरा देखें। देखिए, ये डायग्राम अगर आपको समझ में आया तो बताना, नहीं तो एक डायग्राम मैं खुद भी बनाता हूँ अपनी तरह का डायग्राम, तो वो अगर आप कहेंगे तो मैं वो बनाऊंगा। ठीक है, जरा देखें, कुछ आपको समझ में आए, फिर मैं भी अपना वाला डायग्राम भी साथ में बना दूंगा। ठीक है, देखें, कुछ आ रहा है आपको समझ में इसमें? आइए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है? बना लीजिए। आप, हाँ, आप उससे भी समझ लीजिएगा और इससे भी समझ लीजिएगा। साइड है, दिस इज द राइट, और ये क्या है? लेफ्ट साइड हार्ट का। हार्ट के दो चैम्बर है ना, तो ये राइट साइड का बनाया मैंने, ये लेफ्ट साइड का। ओके, ठीक है। यस सर। यस सर। और यहाँ पर आप देखेंगे, एंड दिस इज द एल्बुलाई, ये क्या है? एल्बुलाई। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर है बॉडी के टिश्यूज। देखिए, तो दीज आर द बॉडी टिश्यूज, ये अपन ने बॉडी टिश्यूज बना दी। आप उससे भी समझ लीजिएगा, इससे भी समझ लीजिएगा, थोड़ा आपको आसान पड़ेगा।
ठीक है, और अब मैं अंदर बनाता हूं, देखें। ये लाइन मैं बना रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए रेड कलर की, ठीक है, और दूसरी लाइन मैं बना रहा हूँ ब्लू कलर की, एंड दिस इज फॉर CO2। ठीक है, तो ये एल्वेलाई है। जैसे कि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेयर में CO2 कितना है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना है 159, एंड CO2 कितना है 0.3, है ना। एल्वेलाई के अंदर क्या हो जाए, एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन कितना है, PO2 लिखेंगे, है ना, ऐसे। PO2 कितना है 104, और PCO2 कितना है 40। अब आपको मालूम है कि जो राइट साइड का जो हार्ट है, राइट साइड का जो हार्ट है, उसमें कैसा ब्लड होता है राइट साइड में, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, PO2 कितना है 104 40 40, 40 mm of Hg, है ना। अब PCO2 कितना है 45 mm of mercury। 45। तो ये कैसा ब्लड है, दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट पंप करेगा तो कहाँ पंप करेगा, हार्ट कहाँ पंप करेगा, लंग्स को। लंग्स में। ये जब ब्लड लंग्स को जाएगा तो यहाँ पे एल्वेलाई में प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है 104, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 40। तो ऑक्सीजन कहां से कहां मूव करेगा, ऑक्सीजन एल्वेलाई से कहां जाएगा, एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरी के अंदर। और यहाँ पर CO2 कितना है, कहाँ पर सर, यहाँ CO2 कितना है 45, और यहाँ CO2 कितना है 40। तो CO2 कहाँ चला जाएगा, एल्वियोलाई के पास, एल्वेलाई के अंदर। यानी फाइनली ये जो ब्लड, अच्छा ये जो पार्ट है, ये जो ब्लड को लेके जा रही है, ये लंग्स के पास में, ये क्या है, देखो यहाँ पे ये क्या है, जैसे तो पल्मोनरी आर्टरी, क्या है ये पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये क्या है पल्मोनरी आर्टरी। यस सर। समझे मेरी बात। और जो ब्लड लंग्स से कलेक्ट करके लेके आएगी वो क्या होगी, पल्मोनरी वेन, है ना। तो यहाँ पर ये क्या होगी, दिस इज द पल्मोनरी वेन। समझे मेरी बात। तो पल्मोनरी वेन, अब ये यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे PO2 कितना हो गया, हाँ कितना हुआ बोले 95, और PCO2 कितना हो गया यहाँ पे 40। समझे मेरी बात। हेलो बेटा। यस सर। अब हार्ट जो है इस ब्लड को पंप करेगा। देखिए ये डायग्राम भी साथ में देखिए, जो हार्ट है ये कौन सा है ना, लेफ्ट साइड का जो हार्ट है, दैट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ब्लड कहां से रिसीव किया इसने, पल्मोनरी वेन से। किससे रिसीव किया ये ब्लड इसने, पल्मोनरी वेन। यस सर। यस सर। यस सर। यू आर गेटिंग और नॉट, सच बताओ मुझे। सर वी आर गेटिंग। यस सर, Yes. समझ आया। ठीक है, तो यहाँ हार्ट ने जब ब्लड पंप किया तो ये ब्लड जो है कहाँ गया, बॉडी ऑर्गन्स में, किसके थ्रू, सिस्टमिक आर्टरीज। सिस्टमिक आर्टरी जो है, सिस्टमिक आर्टरीज का मतलब क्या है कि जो बॉडी को ब्लड लेके जाती हैं ऑक्सीजनेटेड, उनको हम कॉमनली सिस्टमिक आर्टरीज कहते हैं, है ना। जो मैन निकलती है उसे हम सिस्टमिक एओर्टा कहते हैं। अभी मैं इस पे डिस्कशन नहीं करना चाहता आर्टरीज वैन पे, क्योंकि वो कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल हम बात कर रहे हैं सिस्टमिक आर्टरीज। तो सिस्टमिक आर्टरी का मतलब क्या है, वो आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे ले जाती हैं, बॉडी ऑर्गन्स को। समझ गए आप मेरी बात। यस सर। यस सर। आप ये ब्लड बॉडी ऑर्गन्स को जाएगा तो टिश्यूज में, आपको पता है टिश्यूज में PO2 कितना है 40, और PCO2 कितना है 45। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 40। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ब्लड कैपिलरी से ब्लड कैपिलरी से टिश्यूज में। और CO2 की बात करें तो CO2 जो है
वो यहाँ पर कितना है 45, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 40, तो CO2 यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ। टिश्यू से कैपिलरी में। बिल्कुल, नहीं समझे आप मेरी बात? सर लास्ट का फिर से बताओ। देखिए बॉडी टिश्यूज में आप देखें, ये बॉडी टिश्यूज है, देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर बॉडी टिश्यूज है ना। तो बॉडी टिश्यूज में PO2 कितना है 40, तो यहाँ पे PO2 कितना है, इस वाले ब्लड में PO2 कितना है 95, देखो यहाँ पे 95 है। तो यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ब्लड में ज्यादा है और टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन ब्लड से कहाँ जाएगा, टिश्यूज में। और टिश्यूज में CO2 ज्यादा है और ब्लड में CO2 कम है, तो CO2 टिश्यूज से कहाँ चली जाएगी, ब्लड में। और फाइनली अब ये कैसा ब्लड हो गया, दिस अगेन बिकम डीऑक्सीजनेटेड। नहीं समझे? समझ गए। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से कहा जाएगा, लेफ्ट साइड के राइट साइड के हार्ट में जाएगा, राइट साइड से वापस पंप करेगा लंग्स को थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, तो लंग्स में वापस क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ये जो एक्सचेंज होता है इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। यहाँ पर जो ऑक्सीजन मिलता है ना, तो इसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन। वो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, लोडिंग। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे लोड हो रहा है ऑक्सीजन। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है जरा मुझे बताएं। सर नहीं है। किसी को भी XYZ शर्माना नहीं है। देखिए स्टडी करते समय और खाते समय, दोनों काम करते समय कभी शर्माना नहीं चाहिए। कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड? क्या बेटा? पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है? देखो बेटा इस डायग्राम को देखो जरा, ये जो दूसरा NCERT का डायग्राम उसको आप देखिए, उसमें जो आपको रेड कलर का दिख रहा है वो ऑक्सीजनेटेड वाला पार्ट है, और जो ब्लू ब्लू दिख रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड वाला पार्ट है। देखें जो ब्लड की बात कर रहा हूँ मैं, ब्लड की, तो यहाँ पे देखें आप, देखिए जो पल्मोनरी वेन है उसमें कैसा ब्लड है, अरे पल्मोनरी वेन में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना, क्योंकि ये एक्सचेंज हो गया ना यहाँ पे। तो ये जो आई है पल्मोनरी वेन है ना, ये देखिए पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी आर्टरी लेके गई ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया तो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। तो पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी कर रही है। अच्छा एक आपको इसलिए शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, पल्मोनरी आर्टरीज में एक्सेप्शन है विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि पल्मोनरी वेन में एक्सेप्शन है विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नहीं समझे आप मेरी बात? समझ गया। समझे? तो पल्मोनरी वेन यहाँ पे कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी आर्टरी कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सर तो जब हम एक्सचेंज करेंगे वो टिश्यू से हार्ट में, तो सर हम जो PO2 है वो 40 क्यों ले रहे जो पल्मोनरी आर्टरी में, वो समझ नहीं आया। क्या 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 दोबारा बोलो। जब हम टिश्यू से हार्ट में जा रहा है ब्लड, तब सर हमने तो PO2 मतलब वहां पे एक्सचेंज कैसे हुआ वो समझ नहीं आया था ब्लड का। एक मिनट, इस जगह कैसे हुआ? यस सर। अच्छा तुम करके देखो, तुम्हारे पास नोटबुक है, तुम्हारे पास पेन कॉपी है ना, नोटबुक और पेन है ना तुम्हारे पास? तो आपको आप बताइए, आप ही बताइए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, आप खुद बताना आंसर, कोई और नहीं बोलेगा। आप ही बताइए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो ब्लड है यहाँ पे जो टिश्यूज को आ रहा है, ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, बोलो? 95। और CO2 का कितना है, 40। और ये 40 ब्लड जब टिश्यूज पे जाएगा तो टिश्यूज पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40। और CO2 का कितना है, 45। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को कहां से कहां जाना चाहिए बताइए? सर हार्ट से टिश्यूज में आएगा। हार्ट से क्यों जाएगा, तुम फालतू बात करते हो, हार्ट से क्यों जाएगा, हार्ट से नहीं तो ब्लड पंप किया हुआ है, ब्लड तो सिस्टमिक आर्टरीज में है ना, तो आर्टरीज बोलिए। सॉरी सर, यस सर, आर्टरी से। आर्टरीज से कहां जाएगा, टिश्यूज में। टिश्यू में क्यों जाएगा? सर सिस्टमिक आर्टरीज का कंसंट्रेशन मतलब प्रेशर ज्यादा है वहां पे ऑक्सीजन का। हाँ ऑक्सीजन का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बोला करो, प्रेशर मत बोला करो, पार्शियल प्रेशर, पी लिखा है हमने, PO2 ऐसे जब लिखते हैं इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर, PO2 PCO2। ओके, तो PO2 जो है जो आर्टीरियल ब्लड है उसका PO2 क्या है,
ज्यादा है। यस सर। समझ गया नहीं समझ? सिस्टमिक आर्टरी का जो PO2 वो ज्यादा है, जबकि जो टिश्यूज है वहां पे PO2 क्या है, कम है। ओके तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगी? सिस्टमिक आर्टरीज के ब्लड से कहाँ जाएगी? टिश्यूज में जाएगी। अब टिश्यूज का बताओ CO2 कितना है, टिश्यूज का CO2 बताओ कितना है, पार्शियल प्रेशर CO2 का 45। और सिस्टमिक आर्टरीज जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें कितना है, 40। तो CO2 कहाँ जाएगा सर? सिस्टमिक आर्टरीज मतलब आर्टरीज में जाएगा। हाँ, मतलब आप सिंपल ऐसे बोले, आर्टरी बोलने से बेहतर आप ऐसे बोलिए टिश्यूज से ब्लड में जाएगा, टिश्यूज से ब्लड में जाएगा। ओके सर। और फाइनली ये ब्लड वापस कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड बॉडी से कहां जाएगा, वापस कहां जाएगा, राइट हार्ट में। यस सर। और राइट हार्ट इसे वापस पंप करेगा कहां, लंग्स को। यस सर। लंग्स में वापस एक्सचेंज होगा। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट साइड के हार्ट में, किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर ये वापस पंप करेगा। देखो यहाँ पर, अब इस डायग्राम को देख लें, तो मैंने बनाया, इसको एक बार समझ लें और अच्छे से। आई हो आप सबको समझ में आया है या नहीं आया? समझ आ सर गया। आ गया। सर क्लियर है। आ गया सर। किसी को आगे भी सर। प्रॉब्लम है, किसी को भी? नो सर। हाँ, अभी अभी आप ज्यादा उसमें देखिए, आपको उसमें उलझने की जरूरत नहीं है कि वो आर्टरीज वगैरह, क्योंकि अभी आर्टरीज के कईयों के तो आपको नाम ही नहीं पता होंगे, है ना। तो जितनी हमारे काम की है अभी उतनी हम जान लेंगे। जैसे टिश्यू से लेके जा रही है ना, तो इन्हें हम नॉर्मली अभी क्या कहेंगे, सिस्टमिक वेन। और सिस्टमिक वेन इन्हें कहाँ लेके जाएंगी, सिस्टमिक सिस्टमिक का मतलब होता है बॉडी पार्ट्स, है ना। तो जो बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके लेके आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उन्हें हमने सिस्टमिक वेन कहा। सिस्टमिक वेन ने ब्लड कहाँ डाल दिया, राइट साइड के राइट हार्ट में। राइट साइड ने पंप किया, राइट साइड ने पंप करके कहाँ भेजा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को। वहां पर क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज हो गया, अब ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। समझे मेरी बात? जब ऑक्सीजनेटेड हो गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन कहाँ लेके आई, लेफ्ट साइड के हार्ट में। और लेफ्ट साइड के हार्ट ने इसे पंप किया कहाँ, बॉडी ऑर्गन्स को। बॉडी ऑर्गन्स में गया, तो अब यहाँ पर बॉडी ऑर्गन्स में, सॉरी, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। फिर एक्सचेंज कहाँ हुआ, यहाँ बॉडी ऑर्गन्स में। तो बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन कम होती है, ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ चली गई, बॉडी ऑर्गन्स को। और बॉडी ऑर्गन्स में CO2 ज्यादा है, ब्लड में CO2 कम है, तो बॉडी ऑर्गन से कहाँ चली गई, ब्लड में चली गई CO2। नहीं समझ गए? और वापस ये ब्लड कैसा हो गया, दिस ब्लड अगेन बिकम डीऑक्सीजनेटेड, वापस डीऑक्सीजनेटेड हो गया। वैसे ही सर्कल चलेगा, पूरी साइकिल चलेगी बार बार। मेरा तो गला दुख गया, अगर तुम लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो मुझे तो बहुत दुख होगा। सर हैं? आ गया सर, आ गया। समझ में आ गया आ सर। गया सर। आ गया। ओके, तो इसको आप याद रखें। आपने बना लिया बेटा, ये आपने बना लिया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? यस यस सर। यस सर। ओके, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, हम चले ना आगे? यस यस सर। 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 ओके, तो थिकनेस बताओ, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है, बोलो। हाँ, लेस देन 1 मिलीमीटर। लेस देन 1 1 mm। मिलीमीटर। 1 mm। यस, लेस देन 1 mm, है ना। एग्जैक्टली कितनी है, 0.2 mm। 2 mm। 0.2 मिलीमीटर। यस, वेरी गुड, ठीक है। चले आइए आगे चलते हैं, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे, देखें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। अब हमने डिफ्यूजन तो हमने देखा कि एयर कौन सी अंदर जाती है, कौन सी बाहर जाती है, लेकिन अब मेन बात क्या है कि एयर जाती कैसे है। एयर का फ्लो जो है, एयर किससे बाइंड करके जाती है, जो गैसेस है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, किससे बाइंड करेगी, किस फॉर्म में जाएगी, लाइक डिजोल्व फॉर्म में जाएगी, किसी से बाउंडेड फॉर्म में जाएगी। लाइक गैसेस ऐसे ही तो ट्रेवल नहीं करती ना, गैसेस को कोई मीडिया चाहिए, मीडियम चाहिए ना। समझे मेरी बात? तो किसके, अब ब्लड में वो जा रही है, तो ब्लड में किस फॉर्म में जा रही है, वो डिजोल्व फॉर्म में जा रही है या किसी से बाउंडेड फॉर्म में जा रही है। समझे मेरी बात?
कैसे ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है गैसेस पे, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, इस पे हम बात करेंगे, है ना। रेस्पिरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं आपको कितना समझ में आता है। देखें, चलें क्या हम लोग आगे? यस सर। यस सर। ओके, आइए तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में। किसका हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे? सबसे पहले ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में होता है, तो आइए तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, फर्स्ट डालेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से होगा? 3 टाइप्स, है ना। 3 जो है 3 वे से होगा इनका ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरीके से होगा। सबसे पहले जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो डिसॉल्व, है ना। सबसे पहला होगा, ऐसे ये करके लिखें इसे, डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा, है ना। डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा, तो सबसे पहला ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व कंडीशन में होगा, है ना। डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा, तो कितने परसेंट हो जाता है? ऑलमोस्ट 3%। तो, है ना। तो देखिए, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिसॉल्व फॉर्म में बहुत कम होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है दैट इज लेस, वो क्या है? कम है। तो बहुत कम डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होगा इसका। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन को कैसे होगा? इन द फॉर्म ऑफ क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है? हेमोग्लोबिन से बाइंड हो गया ऑक्सीजन। इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। तो आप देखें, और इस फॉर्म में कितने परसेंट होगा? 97%। इस फॉर्म में कितने परसेंट होगा? 97% ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो आप देखें, मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ऑक्सीजन का, वो किस फॉर्म में हो रहा है? कंबाइंड फॉर्म में हो रहा है हीमोग्लोबिन से, एंड दैट इज द 97%। ओके, क्लियर हुआ? यस सर। तो आप देखें यहाँ पर, आइए, तो प्लाज्मा में डिसॉल्व कंडीशन में है, तो इसमें तो हमें कुछ पढ़ना नहीं है, सिंपल हमें ये बताना है कि 3% है और ये प्लाज्मा में डिसॉल्व है। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी? इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की। किसकी डिस्कशन करेंगे डिटेल में हम लोग? आपने इतना लिखा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यस। Yes, sir. ओके। तो आइए हम बात करेंगे आपसे इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी को हेडिंग डाल लीजिए, है ना, इसको मैं इसी में लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो आप देखें यहाँ, जो 100 ml जो, अच्छा, 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है, अगर हीमोग्लोबिन 1 ग्राम है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने और कितना ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है? देखिए बता रहा हूं मैं आपको, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन कंबाइन करता है? कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। कितना? 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अगर तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतना कैरी करता है, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर कितना ऑक्सीजन मिलेगा? अगर 100 ml ब्लड है तो उसके अंदर कितना ऑक्सीजन मिलेगा? 100 ml ब्लड कैरी हाउ मच ऑक्सीजन? हाउ मच ऑक्सीजन? कैन यू आंसर मी? नो?
सर इसके लिए पता होना चाहिए ना कि 100 ml में कितना हीमोग्लोबिन है, कितने ग्राम्स। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो लगभग हम कितना मान लेंगे इसमें, 15 ग्राम। समझे? आप तो निकाल लोगी। यस सर। अब तो हो जाएगा। कितना आएगा? 20 अप्रॉक्स। अप्रोक्स, है ना, 20, बिल्कुल। तो कुछ 19% समथिंग आएगा। आई बात समझ में? तो अप्रोक्स हम बात कर सकते हैं। तो कितना कैरी करेगा ये? 20 ml, ऑलमोस्ट 20 ml। क्लियर? तो इट्स कैरी, तो 100 ml ऑफ ब्लड कैरी ऑलमोस्ट 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए आइए जरा देखें। अब ये बाइंड कैसे करेगा? हीमोग्लोबिन जो है बाइंड कैसे करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? देखिए, आपको हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर कभी देखा है आपने? कभी पढ़ा है? यस सर, अल्फाइन बीटा चेन्स होती है, उसमें 4 आयरन के होते हैं एटम्स। ओके, देखिए जो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है वो क्या होगा? एडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन। क्या मिलेगा आपको? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन। समझे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। बाकी दूसरी कंडीशंस आती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे अलग से। अभी मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई परेशानी किसी को भी? नो किसी सर। को भी? तो आप देखें, देखिए आप यहाँ पे, तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो ग्लोबिन जो ग्लोबिन है वो कहाँ मिलेगा आपको? सेंटर में। जो ग्लोबिन है, देखें, तो ग्लोबिन जो प्रोटीन है आपको कहाँ मिलेगा? सेंटर में। अच्छा, ये अल्फा बीटा चेन जो है ना, यही ग्लोबिन प्रोटीन बनाती है ना, अल्फा बीटा, है ना? तो ग्लोबिन सेंटर में मिलेगा। और और क्या मिलेगा आपको इसमें? हीमोग्लोबिन का बना रहा हूं मैं, हीमोग्लोबिन बता रहा हूं आपको, है ना? हेलो? यस। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? 4 हीम जुड़े होंगे इससे, ना? समझे? ओके। और एक जो हीम है उसके अंदर क्या है? एक हीम के अंदर क्या है सर? एक आयरन। 4 फायरिन रिंग प्लस यस सर, हाँ। Fe2+। एक हीम के अंदर क्या मिलेगा आपको? एक पोरफायरिन रिंग। आपने सुनी होगी पोरफायरिन रिंग, आपने कभी क्लोरोफिल पढ़ा होगा, उसके अंदर भी होती है। सुनिए, कभी नहीं सुना? सर नाम तो सुना है सर, बट पता नहीं क्या होता है। ओके, चलो आप इसे पोरफायरिन रिंग याद रखें, है ना? पोरफायरिन रिंग, और क्या मिलेगा? एक आयरन। तो ये चारों में मिलेगा आपको, एक पोरफायरिन रिंग, एक आयरन, एक पोरफायरिन, एक आयरन, एक पोरफायरिन, एक आयरन, एक पोरफायरिन, एक आयरन। यानी हीम पार्ट किससे बना होता है? पोरफायरिन रिंग प्लस पोरफायरिन प्लस Fe2+। Fe2+। तो हर एक क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है, हाँ। अब देखिए ग्लोबिन, तो मैंने यहाँ ग्लोबिन प्रोटीन को और देख लीजिए। ग्लोबिन प्रोटीन में आपको क्या मिल रही है? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन। ठीक है, अल्फा चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? अल्फा चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 141। और बीटा चेन के अंदर कितने होते हैं? 146 अमाइनो एसिड। यानी बड़ी चेन कौन सी है? अल्फा और बीटा? बीटा। बीटा, है ना? तो बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड्स हैं, अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड्स हैं, है ना? तो ये ग्लोबिन प्रोटीन है। ग्लोबिन प्रोटीन में 2 अल्फा 2 बीटा चेन होते हैं, साथ में ग्लोबिन से क्या जुड़े हुए हैं? 4 हीम। कितने हीम? 4 हीम।
क्लियर? 4 ही क्लियर हुआ? सर हाँ, सर ये अल्फा बीटा चेन क्या होता है? अरे ये प्रोटीन की चैन है, प्रोटीन की चैन है। सर वो एक्चुअली हमें बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया नहीं है ना, तो अच्छा, बायोमोलिक्यूल आपने पढ़ा नहीं, क्यों? नहीं सर सर। बी बैच का बचा है सर, हम लोग पीछे हैं अभी इनसे। यस सर। ओके 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 ओके, है ना? तो अल्फा बीटा चैन है एक्चुअली, इनके हेलिक्स के कारण इनके नाम पड़ते हैं, है ना? कैसी हेलिकल होती है वो, उस तरीके से इनके नाम पड़ते हैं। अल्फा हेलिकल होती है तो कैसा नाम पड़ेगा? अल्फा। समझे? बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है तो उसे हम बोलते हैं बीटा चैन। समझे? बायोमोलिक्यूल्स में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो इतना ही समझ लो, अभी उनका कोई मतलब नहीं है इसको सब डिस्कस करने का, नहीं तो चीजें कहीं से कहीं चली जाए। ओके सर। ठीक है? 2 अल्फा और 2 बीटा चैन आपको कहाँ मिल रही है? ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर। समझ गए? और तो ग्लोबिन प्रोटीन साथ में इसमें क्या मिलेंगे आपको? 4 हीम। तो ये टोटल स्ट्रक्चर किसका है? ये हीमोग्लोबिन का। इतनी क्लियर हुआ? एक हीम के अंदर आपको क्या मिल रहा है? एक पोरफायरिन रिंग प्लस एक आयरन फेरस फॉर्म में। क्या ये चीज देख लो भाई, पूरा बोर्ड पे जो लिखा है उसको एक बार समझो। आपको कोई परेशानी है क्या इसके अंदर? हेलो नो बच्चों? सर। नो सर, कोई परेशानी नहीं। चलिए आइए, आप ये कैसे बाइंड करेगा देखें जरा, जस्ट अ मिनट। आइए, अब एचबी में मतलब अगर समझ लें हम, तो हीमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें सब यूनिट्स कितनी हो जाएंगी? एक तरह से हम कह सकते हैं 4। कितने सब यूनिट हो गए? 4 सब यूनिट, 4 सब यूनिट्स, यस सर। है ना? 4 सब यूनिट हो गए उसके अंदर। क्लियर? यस सर। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम बात किस तरीके से हम उसे लिखेंगे, तो देखें। तो Hb4 प्लस 4O2, 4O2। इसको थोड़ा सा बैक में जाके एक चीज और बता दूं मैं आपको। देखें, इसमें हर एक हीम पार्ट जो है कैसे जुड़ेगा? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, एक ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। नहीं समझे? तो कितने मॉलिक्यूल से जुड़ेगा? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बिल्कुल क्लियर हुई ये बात? यस सर। तो Hb4 4O2 ऐसे लिख सकते हैं हम, तो क्या लिखेंगे? Hb4 O8 ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख यस सर। सकते हैं Hb4 और 4O2 ऐसे भी लिख सकते हैं, यस सर। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं HbO2 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 एचपी HbO2 हेमोग्लोबिन। Hb4O8। नहीं समझे? ये एक एक सब यूनिट की बात कर रहा है, एक सब यूनिट ने एक से बाइंड किया, एक से बाइंड किया, 4 सब यूनिट है ना, मिलके क्या हुआ? Hb4O8। नहीं समझ पाए? यहाँ सर। एचबी हेमोग्लोबिन है। क्या बच्चा? सर यहाँ एचबी हेमोग्लोबिन है। हाँ बाबा, और क्या है? सर ये एक जो फॉर्मूला में एचबी है मतलब वो हीमोग्लोबिन की एक यूनिट ही है 4 में से। यस, एक यूनिट है, और सिर्फ पूरा हम कैसे लिखते हैं? Hb4 ऐसे 4 सब यूनिट है ओके। उसके अंदर। क्लियर? यस सर। ओके, लिखिए इतना। लिख लिया सर। लिखें? चलिए, अब आइए जरा ध्यान से सुने। यहां पर देखिए, ड्यूरिंग स्टार पॉइंट है ना, ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, है ना, ड्यूरिंग द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन,
100 ml of blood, 100 ml of oxygenated blood, ध्यान दीजिएगा, blood delivers कितना कितना सर 5 20 ml, ml 5 ml. 5 ml of oxygen to the tissues. नहीं समझे आप मेरी बात, नहीं समझे आप? सर अभी तो 20 था। हेलो सर अभी तो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन था। अरे मेरे लाल, मेरे बेटा, मेरे पीले, जरा लाइन तो अच्छे से स्टडी करो, रीड द लाइन प्रॉपर। During the normal physiological condition, 100 ml of blood, oxygenated blood delivers 5 ml of oxygen. Deliver यानी कितना निकाल रहा है, कितना कैरी कर रहा है। I'm not asking that. I'm not saying how much it carries. I'm asking how much it delivers to the tissue. यस सर हाँ। समझे? यस सर। So how much it delivers? 5 ml। 5 ml। तो ये 5 ml कितना परसेंट हो गया, यानी कितना परसेंट ब्लड निकाल देता है ये, सॉरी ऑक्सीजन निकाल देता है, कितना परसेंट हो गया? 25%। 25%, जबकि 100% 25%, कितना है? 20 ml, 20 ml है ना, 5 निकाल दिया, तो नॉर्मल कंडीशन में कितना परसेंट निकल रहा है ये? 25%। क्लियर क्लियर? यस सर। एनी प्रॉब्लम इन इट? नो तो सर। मतलब वो जो 75% है वो तो फिर वेस्ट ही हो गया। अरे मेरे बेटा, क्यों वेस्ट हो गया? इस जरूरत पे अभी आपके पीछे इसी समय कुत्ता पड़ जाए तब क्या होगा? नहीं समझे? हाँ अभी सर। आपके पीछे किसी फॉरेन जो है ब्रीड का खतरनाक टाइप का या गली का कुत्ता पड़ जाए तो फिर वो ऑक्सीजन का यूज करोगे नहीं करोगे, जो बची पड़ी है? हाँ सर यस सर। तो शरीर जो है आपकी तरह, शरीर जो है वो बहुत समझदार है, वो अपनी सारी सिचुएशन को करी कि कब कौन सी सिचुएशन जरूरत पड़ जाएगी, तो जो जो उतना बचा हुआ है दैट इज रिजर्व कंडीशन के लिए है, वो रिजर्व कंडीशन के लिए, कब जरूरत पड़ जाए। नहीं समझे मेरी बात? हेलो? यस सर समझ गया सर। सर समझ गए। मतलब स्ट्रेस वाली कंडीशंस में। यस, वहीं पर देखें, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन जब आती है, आई बात समझो, उस समय मालूम है कितना निकालेगा? कितना उसमें सर? पता है आपको कितना निकालेगा? देखिए, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, है ना, और हम कैसे कह सकते हैं, और इमरजेंसी मतलब समझ रहे हो ना आप? यस सर, जब बहुत सारी ऑक्सीजन की जरूरत है। हाँ, तो आपको दौड़ना पड़ जाए, आपको भागना पड़ जाए, एंड और इमरजेंसी सिचुएशन, 100 ml of blood can deliver around कितना? 15 ml of oxygen to the tissue। नहीं समझे? तो बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज और इमरजेंसी सिचुएशन 100 ml ब्लड कितना डिलीवर कर सकता है? 15 ml। 75%। 50 ml मीन्स 75% तक डिलीवर किया जा सकता है। बात समझे नहीं समझे आप? हेलो Yes, बच्चों, समझे या नहीं समझे आप? यस समझ गए सर। है ना, यानी 75%। तो आपसे बार बार क्वेश्चन आएगा कि ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन सिर्फ वो 25% निकालता है, क्यों? तो आप क्या कहोगे? क्योंकि सर वो बाकी की ऑक्सीजन को रिजर्व करके रखता है। यस, रिजर्व करके रखता है फॉर द इमरजेंसी इमरजेंसी सिचुएशन सिचुएशन, फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर आपको? नो सर। ओके, क्लियर। आइए जरा देखें, चलो मैं आगे।
यस सर। सर यस सर। इस पीछे वाले पेज में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताए, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ। इस पेज में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, आइए जरा देखें ना। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ऑक्सीजन डिसोसिएशन। ऑक्सीजन डिसोसिएशन का ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन का मींस, ऑक्सीजन डिसोसिएशन मींस ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सर ये कर्व लिखा है आपने? हाँ, तुम्हें क्या दिख रहा है? हाँ, अरे बताओ क्या दिख रहा है तुम्हें? समझ नहीं आया था। आप समझ में आ गया? जी जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, ऐसे जो लिखे मैं पढ़ा रहा हूँ ये ज्यादा बेहतर लग रहा है या वो बना के वो ज्यादा अच्छा लगता था? हैं? सर दोनों ही ठीक ज्यादा है। सही है, सर ये ये ज्यादा वाला सही है। अच्छा है। ओके, ऐसे थोड़ा नेचुरल टाइप का फीलिंग आती है। हाँ सर यही सही है। हम्म। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन का ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप सुनिए ध्यान से, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट जो डिसोसिएशन कर्व है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू अंडरस्टैंड हाउ हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन, हाउ डिलीवर। मीन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप कि एक हीमोग्लोबिन कब ऑक्सीजन से, किस सिचुएशन में ऑक्सीजन से बाइंड करेगा और किस सिचुएशन में ऑक्सीजन से डिसोसिएट करेगा। क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कंपाउंड है, इट इज कैसा कंपाउंड है ये? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्योंकि आपको मालूम है कि लंग्स पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, पता ना आपको, अपने डिफ्यूजन पढ़ा था अभी। तो लंग्स पे ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जा रही है नहीं जा रही है? सर जा रही है। जा रही है। लेकिन वही टिश्यूज पे आई है, टिश्यूज पे क्या होता है? ऑक्सीजन जा रही है। ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? सर ब्लड से बाहर। टिश्यू के अंदर। ब्लड से बाहर जा रही है टिश्यूज में। यानी जो हीमोग्लोबिन है वो लंग्स पे ऑक्सीजन से जुड़ रहा है और वहीं पर टिश्यूज पे ऑक्सीजन से अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। नहीं समझे मेरी बात? सर फिर से बता दो। समझ गए। समझा? हाँ बता रहा हूँ। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन कब ऑक्सीजन से जुड़ता है और कब ऑक्सीजन को अपने से रिमूव कर देता है, डिसोसिएट हो जाता है। समझे आप मेरी बात? नहीं समझे? यस सर समझ गए। यस सर समझ गए। है ना? तो अब कब डिसोसिएट होता है, यानी कौन सी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि लंग्स में ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर मतलब हीमोग्लोबिन से जुड़ रही है। समझे? समझे मेरी यस बात? सर। यस और सर। वहीं टिश्यूज में जब आप जाओगे तो टिश्यूज में ऑक्सीजन कहाँ, ब्लड से कहाँ जा रही है? टिश्यूज में। तो यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच का जो रिश्ता है, जो एफिनिटी है, वो कम हुई होगी कि नहीं हुई होगी वहां पर? यस सर। यस तो सर हुई कम होगी। क्यों हुई? तब यही क्या फैक्टर है जो हीमोग्लोबिन और एफिनिटी, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम कर रहे हैं? विच फैक्टर? समझे मेरी बात? कौन से फैक्टर्स हैं विच कैन इंक्रीज द एफिनिटी और विच कैन डिक्रीज द एफिनिटी बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन? तो सर मुझे उसी की समझ स्टडी। नहीं आई। हेलो, सर मुझे नहीं समझ आई, एक बार दोबारा बता दीजिए। कहाँ से बेटा समझ में नहीं आई आपको? जो एफिनिटी वाला पार्ट आप बता रहे थे। देखो मेरा कहने का मतलब है, ऐसे चलो मैं तुम्हें, कौन से ऐसे ऐसे तुम्हारी पापा तुम्हें बहुत प्यार करते होंगे, आई बात समझ में? हेलो, हेलो, हेलो यस बेटा। लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन जब तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं तो प्यार करना क्या हो जाता है? कम। नहीं समझे? डांटना शुरू हो जाता है। यानी आपकी और पापा की जो एफिनिटी है वो कम और ज्यादा होती रहती है। हेलो, तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपके और पापा के बीच में प्यार बढ़ाने का काम करते हैं? ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपके पापा के बीच में प्यार कम करने का काम करते हैं? ऐसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन और क्या है,
ऐसी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन है। ऐसे क्या फैक्टर हैं जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जोड़ के रखते हैं, और ऐसे क्या फैक्टर हैं जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से अलग कर देते हैं? नहीं समझे आप मेरी बात? समझ गए। क्लियर? ओके सर। ओके, तो आइए जरा हम बनाएंगे यहाँ पे एक हम लोग कर्व बनाएंगे, है ना। तो अब कर्व तो मुझे लगता है आज बन नहीं पाएगा, लेकिन कुछ और चीजें हम आपसे बात कर लेते हैं पहले। तो पहले ये लिखें आप, देखें ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व is very important tool to understand how hemoglobin carry oxygen and how it delivers it. How it delivers it. सर आप अभी बस क्लास ओवर करने वाले हैं ना? हाँ बेटा। हाँ सर, मेरी क्लास होती थी TTS में दूसरे सब्जेक्ट की। तो तुम जा रही हो क्या? नहीं 8 बजे होती है। हाँ तो 8 बजे छोड़ दूंगा मैं। ठीक है सर। ओके, क्लियर हुआ? तो ऑक्सी है ना, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू अंडरस्टैंड हाउ हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन एंड हाउ इट डिलीवर्स इट। क्लियर? ओके, यस सर। ठीक है। तो ये जो कर्व है, ये हमें कैसा कर्व मिलता है? ये सिग्मोइड कर्व आता है। कैसा कर्व आता है? सिग्मोइड। सिग्मोइड का मतलब क्या है? एस के शेप का। कैसा कर्व मिलता है हमें? एस के शेप का। मैं कर्व आपको अभी नहीं बता सकता, है ना, मैं कर्व नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि वो सब टाइम लेगा। ठीक है ना? ओके, यस सर। हाँ, ये लिख लिया आपने? इतना लिखा? यस यस सर। सर। ओके, यस सर। तो देखें आप यहाँ पे, ठीक है। तो हम आगे बहुत सारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कर्व है, हम बहुत सारा डिस्कशन इस पे करेंगे, और बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस पर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रेस्पिरेशन का। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे बहुत सारी, और शायद अब कल क्लास है ना? कल संडे को है ना अपनी क्लास? यस सर। ओके, तो कल हम आपसे मिलते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। थैंक गुड यू नाइट बच्चों। थैंक यू गुड सर। नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर।